वेक्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब वेक्टर पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ते हैं, इसमें दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी अपन पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जो होता है जिनमें ऐसी क्वांटिटी जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब जिनमें परिमाण ही होता है, ठीक है ना, यानी उनकी मात्रा ही होती है। स्केलर को अपन हिंदी में अदिश राशियां भी कहते हैं। और वेक्टर का मतलब होता है सदिश, जिसमें दिशा भी होती है। तो इसमें खाली परिमाण होता है, ठीक है, यानी उसमें मात्रा ही होती है, क्वांटिटी होती है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है, एक निश्चित दिशा। अब स्केलर क्वांटिटी के अगर अपन एग्जांपल ले तो कौन से होते हैं? जैसे वेट होता है, डिस्टेंस हो गया। आप मान लो इसमें डिस्टेंस, जैसे दूरी, जैसे यहाँ से 4 किलोमीटर, लेकिन 4 किलोमीटर इसमें मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में ये हमें पता नहीं है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं अपन? स्केलर। जैसे डिस्टेंस आ गई, मान लो लेंथ आ गया या वर्क आ गया, ठीक है ना, जो भी काम करते हैं वर्क जैसे जूल में आता है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनमें मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये इस तरह की जितनी भी है, जैसे डिग्री मेजर अपन ने लिखा 40 डिग्री, अब 40 डिग्री है तो क्या है इसमें? ओनली 40 डिग्री ये एंगल को बता रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ये डिस्टेंस, लेंथ। अब टाइम पीरियड ले लो, सपोज अपन टाइम पीरियड ले लेते हैं, ठीक है ना, समय अंतराल, तो वो भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस, लेंथ, वर्क, ठीक है ना, टाइम पीरियड, पावर ले लो आप, जैसे 40 वॉट है ना, या 100 वॉट है, तो ये जो पावर होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी में आता है। अब अपन वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, परिमाण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर अपन मान लें वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेलोसिटी आ गई। या अगर अपन मान लेते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं या किलोमीटर पर, तो मीटर पर सेकंड इसका फिक्स डायरेक्शन होता है। एक्सीलरेटर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है, तो इसमें भी डायरेक्शन होता है। तो जिनमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो सब वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और स्केलर का मतलब जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। अब अपन वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर क्या होता है? जैसे अगर मान लो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का डायरेक्शन यू जा रहा है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, तो ये एक तरह का ये वेक्टर हो गया। अगर मान लो O से मूव कर रहा है, O से P तक कोई पार्टिकल या मूव कर रहा है, तो ये जो मूविंग है ये डायरेक्शन है, यही वेक्टर है अपना, ठीक है। अगर इसको अपन ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैं 3 एक्सिस बना रहा हूं, X, Y और Z। ये मान लो स्पेस है, तो स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है ना। अब पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट X, Y, Z है, बिकॉज यहाँ पे 3 एक्सिस है, ठीक है ना। और ये पॉइंट है 0, 0, 0, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर ओरिजिन के सापेक्ष है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर P का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये, इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो पॉइंट O है, तो इस वेक्टर का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? OP। और उसके ऊपर अपन वेक्टर को इस तरह से एरो लिखते हैं। अब इसको OP अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो OP ही लिखना है, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो PO लिखना है। अब OP इज नॉट इक्वल टू PO, यहां पे ये ध्यान रखना है, OP और PO इक्वल नहीं होते हैं। OP को अगर आपको PO लिखना है तो आगे माइनस लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना, कि किसी पॉइंट है, किसी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर ओरिजिन के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश जिसको कहते हैं, तो ये OP हो गया, ठीक है ना, ये वेक्टर हो गया। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे अगर ये O बिंदु है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B बिंदु है, यहाँ पे C बिंदु है,
तो इन ए बी सी का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए से बता सकते हैं अपन, बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया स्मॉल बी से बता सकते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर अपन सी से बता सकते हैं। तो ये अब अगर हमें यहां पे जो पी पॉइंट है एक्स वाई जेड और यहां पे 0 0 0, ये ओपी एक वेक्टर हो गया, वेक्टर आर, ठीक है, इसको अपन ने आर मान लिया। अगर इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, यानी यहाँ x माइनस 0 तो x ही आएगा, y माइनस 0 y आएगा, z माइनस 0 z आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है, इसलिए अपन ने ये निकाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर आते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक तो टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, यानी मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू 1 होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है उसको अपन क्या कहते हैं, इकाई सदिश। दूसरा होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है, या अपन इसको 0 से डिफाइंड भी अपन कर सकते हैं। अब जीरो वेक्टर क्या हुआ, जैसे यहां पे ये O और ये P है, ठीक है, तो ये वेक्टर बना OP, ठीक। अगर O और P को अपन पास में कोइंसिडेंट कर दें, यानी एक ही पॉइंट हो, O भी यहां पे हो और P भी यहां पे हो, यानी वेक्टर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब बनेगा नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, तो ये जीरो वेक्टर होता है। थर्ड होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं, ठीक है ना। को इनिशियल का मतलब उनका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो उनको को इनिशियल कहते हैं। जैसे ये वेक्टर हो गया AB और ये वेक्टर हो गया AC, इनमें A और A यहां पे आ रहा है, मीन्स ये A से निकल रहे AB और AC, तो ये को इनिशियल वेक्टर हो गए। फोर्थ आते हैं, अगर अपन ले सकते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब समांतर वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो उन दोनों को क्या कहते हैं अपन, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। यहां पे यू भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू लेमडा B। इसका मतलब मान लो कि A और B कोई दो वेक्टर है, अगर इनमें रिलेशन A इज इक्वल टू लेमडा B है, लेमडा B आ रहा है, लेमडा कोई कोफिशिएंट है, तो A इज इक्वल टू लेमडा B टाइप के जो भी होंगे, तब यहां पे लिख सकते हैं कि A और B क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन लेते हैं यहां पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब जैसे अगर कोई वेक्टर इक्वल है, इफ A इक्वल टू B, अगर A और B दो वेक्टर हैं और दोनों अगर इक्वल हैं, मीन्स ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर भी आते हैं आपके। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने OP लिखा वेक्टर, अगर हमें PO लिखना है, इसको चेंज करना है PO, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगा देंगे तो OP का नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, माइनस का PO हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये कार्टेशियन, ये प्लेन बना दिया आपने, यहां पे है y z एंड x, यहां पे कोई वेक्टर है p, ठीक है ना, ये वेक्टर आ गया विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, p के कोऑर्डिनेट x y z मान लो, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है अपना, ठीक है, वेक्टर r, इसको अपन वेक्टर r लेते हैं। ये x एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो बीटा है, और z के साथ ये जो एंगल है वो गामा है, ठीक है ना। अब ये एंगल हो गया अल्फा बीटा और गामा मान लिया। अब इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यानी ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका जो कोसाइन निकालेंगे अपन, वही उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कॉस अल्फा निकाला, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये तीनों इसके डायरेक्शन कोसाइन है। कॉस अल्फा यानी अल्फा एंगल कौन सा बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल
जेड एक्सिस के साथ, तो इनके जो कोसाइन होंगे वही इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे कि एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस से कितना डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के साथ कितना डायरेक्शन में। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उससे अगर आप करोगे, यहाँ पे एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हाइपोटेनस, ये 3D डायग्राम उससे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर मिलेगा। यहाँ पे आर से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, और cos अल्फा को अपन यहाँ पे एल भी लिखते हैं, तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू एल आर मिल जाएगा। ठीक है, cos अल्फा को अपन एल भी कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और cos बीटा को अपन एम, और cos गामा इज इक्वल टू क्या होता है, एन भी लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पे cos बीटा इज इक्वल टू उसी तरह से y अपन आर, मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे m, तो यहाँ y की वैल्यू मिल गई एम आर। उसी तरह cos गामा z अपन आर, और cos गामा को अपन n कहते हैं, इससे z की वैल्यू मिल गई अपन को एन आर। मीन्स अगर p x y z के कोऑर्डिनेट निकालने तो आप एल आर, एम आर और एन आर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होती है। एल की वैल्यू होती है, एल किसके इक्वल होता है, cos अल्फा के, एम इज इक्वल टू cos बीटा, एन इज इक्वल टू cos गामा। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन को अपन एल एम एन ही लिखेंगे। ठीक है ना, और डायरेक्शन रेशो जो होते हैं वो ए बी सी होते हैं। ठीक है ना, किसी के भी डायरेक्शन रेशो, उसको भी अपन आगे क्वेश्चन में करेंगे कि डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कोसाइन अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एलएमएन में भी एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन में, कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन में होता है। यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज आल्सो इक्वल टू 1। अगला टॉपिक जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है। कोई भी दो वेक्टर जो है वो ऐड हो सकते हैं। इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है कि a प्लस बी, अगर दो वेक्टर है मान लो, ठीक है, a और b, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होता है, ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और इसमें एक दूसरा लॉ होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ आप जानते हो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। जैसे अपन ऐड करते हैं वैसे इसको, इसमें भी जो एडिशन ऑफ वेक्टर है उसमें भी ये दोनों लॉ लगते हैं। अब एक आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अब ट्राइंगल लॉ क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, या कोई मान लो एक लड़का है, एक लड़का ए से बी पोजीशन पे आया सबसे पहले, इसका डायरेक्शन ए टू बी है, और बी से सी पर गया। ठीक है, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया, यानी वो पहले ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। अगर इसको अपन डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं, अगर वो ए टू सी भी तो जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर सी पे हमें पहुंचना है तो अपन सीधा ए से सी किस वे में जा सकते हैं, इस वे में। तो यहां पे इसका मतलब यहां से ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं अपन ए सी। यही ट्राइंगल लॉ है कि हम ए से बी पे जाए और बी से सी पे जाए तो वो अपन सीधा ए टू सी भी जा सकते हैं। तो ये इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, यानी वेक्टर का सम है, साइड का सम नहीं है। ये ट्राइंगल की साइड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये वेक्टर है। अगर ए बी प्लस बी सी, मान लो इसको मैं यूं लिखूं कि माइनस ऑफ सी ए लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अगर अपन चेंज करेंगे सी और ए इधर इधर, इसको अपन रिप्लेस करेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसको अपन बाई टी भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ये माइनस सी ए इधर आ गया तो प्लस का सी ए इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम हो गया। यानी देखो इन दोनों का डायरेक्शन यूं है और ये सामने से आ रहा, तो ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया। उसी तरह अगर आप पैरेललोग्राम लो, एक पैरेललोग्राम का रूल्स भी है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है
कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। जैसे ए बी है, ए बी का डायरेक्शन यूं है तो डीसी का डायरेक्शन यूं होगा, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन यूं होगा, ठीक है। अब मान लो ये वेक्टर ए है मीन्स ये भी ए हो गया, ये बी है मीन्स ये भी बी हो गया। तो या ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी हो गया, ठीक है ना। यहां से ए और ये बी है तो मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये ए प्लस बी हो गया और अब इस ट्राइंगल में भी मिल रहा है। आप देखो यहां से इस डायरेक्शन में ए डी और डी टू सी, तो ये बी, बी प्लस ए, तो ये बी प्लस ए हो गया, बट बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो ये पैरेललोग्राम का लॉ है। अपन आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट वेक्टर अगर निकालना है यानी इकाई सदिश निकालना है तो आर कैप लिखेंगे। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, इस तरह से ये कैप, तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कोई वेक्टर आर है, ठीक है ना, उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वेक्टर को अपन डिफाइन कैसे करें, यानी वेक्टर लिखे कैसे। जैसे वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये आई जे के क्या है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है अपना, यहाँ पे एक्स वाई और ये जेड है, ठीक है ना। अब यहां पे जो एक्स एक्सिस है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, आई कैप। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है ए, तो उस पॉइंट को अपन क्या मानेंगे, एक्स पे 1 0 0 मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 होते हैं। और एक्स को मैंने 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है, इकाई है। अब यहाँ पे मान लो दूसरा अपन ने पॉइंट लिया बी, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट है 0 1 0, तो y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप है, ठीक है ना। और z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो k कैप है। और ये पॉइंट c मान लेंगे अपन, और c के कोऑर्डिनेट 0 0 1, बिकॉज z एक्सिस पे x और y 0 0। तो इस तरह से ये i कैप, j कैप और k कैप ये यूनिट वेक्टर है x y और z एक्सिस के, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर को अपन इस रूप में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक तो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर कंपोनेंट। कौन कौन से हैं, स्केलर का मतलब अदिश घटक, ठीक है, अदिश घटक यानी जिनमें डायरेक्शन नहीं है मैग्नीट्यूड। तो ये जो आई जे के को छोड़ के जो कोफिशिएंट होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट है, एक्स वाई और जेड, ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। और इसके वेक्टर कंपोनेंट देखें तो वेक्टर में क्या करना है आपको, एक्स आई ये भी लिखना है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये तीनों जो पोर्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आई कैप और जे कैप और के कैप भी रहेगा। तो ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं और ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो इसी वेक्टर में आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इस तरह से कोई वेक्टर दिया है, यहाँ एक्स वाई जेड की जगह कोई भी नंबर्स आपको कोफिशिएंट देगा, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k, उस तरह से ये देगा, तो वो वेक्टर की फॉर्म हो गई। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे r1 वेक्टर है, r1 है a1i b1j c1k, ठीक है। और r2 वेक्टर एक दूसरा है a2i b2j c2k, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोई कोफिशिएंट है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब अगर मान लो हमें r1 प्लस r2 करना है, अगर इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, i के करस्पॉन्डिंग i वाला ऐड हो जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो a1 प्लस a2 i कैप। अब j और j वाले, j कैप वाले ऐड करेंगे
तो इन यहाँ पे कोफिशिएंट को आपको ऐड कर देना है b1 प्लस b2 जे कैप। उसी तरह के वाले ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे c1 प्लस c2 के कैप। उसी तरह माइनस हो, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, जैसे भी है। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर को अपन स्केलर से, अगर इसी मान लो ये r1 है तो यहाँ इसको लेमडा r1 करना है। ठीक है ना, किसी भी स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अगर मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई तीनों से हो जाएगा। ठीक है ना, अगर लेमडा r1 करना है, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेमडा का मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो सकता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा लेमडा a1 आई कैप प्लस लेमडा b1 जे कैप प्लस लेमडा c1 के कैप। यहाँ पे एक और चीज आती है कि ये a1 b1 c1 जो कोफिशिएंट है उनको अपन डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। जैसे अगर r1 है यहाँ पे a1 आई कैप b1 जे कैप और c1 के कैप है, तो यहाँ पे जो a1 कॉमा b1 कॉमा c1 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर b1 अपॉन वही उसी से डिवाइड करो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। जैसे मैंने पहले ही बताया था डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन r। r का मतलब x अपॉन r मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, यानी जो डायरेक्शन रेशियो x y z थे उनको आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है ये। ठीक है ना, ये जो पहले हमें इनका स्क्वायर निकाल के सम करके इसका रूट निकालना है, रूट से इन तीनों को डिवाइड करेंगे a1 b1 c1 को, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ये L है, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये आ जाएगा m और ये आ जाएगा n। तो इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं।